हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमाद्री पश्चिनी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है और उस थर्मोडायनेमिक को डिफाइंस करने के लिए हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था और थर्मोडायनेमिक ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आप सभी जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक का ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार एनर्जी इज कंजर्व, ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित होती है। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है थर्मोडायनेमिक में एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, हीट एंड वर्क। इसके मत, ठीक है, थर्मोडायनेमिक के अंदर जब हम एनर्जी की स्टडी करते हैं तो एनर्जी जो होती है वो जनरली दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है, दैट इज हीट एंड द सेकेंड इज वर्क। अब इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, इसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, थर्मोडायनेमिक के अंदर करते हैं। अब ये जानते हैं कि हीट और वर्क दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप देखिए, जब कार्य से ऊष्मा प्राप्त की जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किए गए कार्य के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये कि जब हम कोई वर्क करते हैं तो वर्क करने के दौरान हीट जनरेट होती है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई काम किया जाता है तो काम करने के दौरान क्या होती है, हीट जनरेट होती है। और वो जो जब कोई वर्क किया जाता है तो वर्क करने के दौरान क्या होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, जो हीट जनरेट होती है उस जनरेटेड हीट का जो अमाउंट होता है वो किए गए कार्य के समानुपाती होता है। ठीक है, या फिर हम इसे दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि जब ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित किया जाता है तो प्राप्त कार्य व्यय किए गए ऊष्मा के समानुपाती होता है। मीन्स जब हम हीट को कार्य में वर्क में क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। ठीक है, तो उस दौरान जो कार्य हमें जो किया गया कार्य होता है वो उस व्यय किए गए, मतलब जितनी ऊष्मा हीट हो रही है उस कार्य को करने के लिए, ठीक है, जितनी ऊष्मा जितनी हीट यूज हो रही है उस वर्क को करने के लिए वो उसके क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डेरिवेशन दिया हुआ है W इज इक्वल टू जे इंटू क्यू। ठीक है, या फिर हम इसको पहले लिख सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, फिर ये हो जाएगा W इज इक्वल टू जे क्यू। यहाँ W क्या है, वर्क है, किया गया कार्य है, Q हीट ऊष्मा को शो करता है और J जो होता है वो कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है जिसे कि हम मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट कहते हैं। तो इस तरीके से जो एनर्जी होती है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, द फर्स्ट इज हीट एंड द सेकेंड इज वर्क, और उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप होता है W इज इक्वल टू जे क्यू। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को दूसरे फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए, हम एक ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो विदाउट एनर्जी सप्लाई के कार्य सके। ये तो सही है कि ऐसी भी कोई भी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जिसे हम बिना एनर्जी सप्लाई किए का वर्क करा सके। ठीक है, ऐसी मशीन जो इस रूल को फॉलो करेगी, ये जो रूल्स है, ठीक है, ऐसी मशीन नहीं बनाया जा सकता जो विदाउट एनर्जी सप्लाई के कार्य कर सके। ऐसी मशीन जो इस रूल को फॉलो करेगी उसे हम क्या कहेंगे, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रथम प्रकार का शाश्वत गति मशीन। चूंकि ऐसी मशीन बनाना असंभव है, क्योंकि ऐसी मशीन आज की डेट में डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी मशीन विदाउट एनर्जी वर्क नहीं कर सकती है। ठीक है,
So perpetual motion of the first kind is impossible. अब आता है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अब हम फर्स्ट लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सपोज इन अ क्लोज सिस्टम, एक हम बंद सिस्टम की बात करते हैं जो कि कम्प्लीटली क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, जिसमें जो स्टेट ए है इसका चेंज्ड इन स्टेट बी, जो स्टेट ए है वो स्टेट बी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और इस चेंज के दौरान इंटरनल एनर्जी भी हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। जब स्टेट ए कोई अवस्था है ए कंडीशन में, वो अवस्था बी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो उस अवस्था से इस अवस्था तक आने में जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ इंटरनल एनर्जी को हमने यू से डिनोट किया है, ठीक है। तो सपोज द इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट ए इज यू ए। यदि स्टेट अवस्था ए की इंटरनल एनर्जी यू ए हो और स्टेट बी की इंटरनल एनर्जी क्या हो, यू बी हो, ठीक है, किसी सिस्टम में, एंड ड्यूरिंग स्टेट चेंज, इस स्टेट परिवर्तन के दौरान क्या हो, क्यू हीट इज एब्जॉर्ब, क्यू ऊष्मा क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जा सकती है। ध्यान से समझिएगा, स्टेट ए से स्टेट बी में कन्वर्ट हो रहा है। इस ए से बी में जाने के लिए इंटरनल एनर्जी तो चेंज हो ही रही है, लेकिन स्टेट ए को स्टेट बी में कन्वर्ट होने के लिए हीट की भी रिक्वायर्ड है। तो वो ए क्या कर रहा है, इस हीट को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, डब्ल्यू, जिसे कि हम किससे शो करते हैं, वर्क डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। ये जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन हमारे थर्मोडायनेमिक ऑफ फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है इस फर्स्ट लॉ ऑफ जो हमारा थर्मोडायनेमिक है, इसके कुछ निष्कर्ष हैं। अब वो निष्कर्ष कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला निष्कर्ष हमारा आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस आप जानते हैं कि जब एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, ठीक है, एनर्जी का आदान प्रदान नहीं होता है या एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे, जिसे कि हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। और इस प्रोसेस के दौरान जो हमारी ऊष्मा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती, दैट इज dq इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस जब हमारी ऊष्मा कांस्टेंट होगी तो उसके टेम्परेचर में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, पहला नियम क्या था थर्मोडायनेमिक का, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, यही नियम था। dq क्या है, 0 है, तो 0 इज इक्वल टू du प्लस dw। तो ये इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू माइनस du, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन तैयार हो गया, हम इसे इक्वेशन 3 दे देते हैं नाम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा तो ऊष्मा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और ऊष्मा कांस्टेंट होगी तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ इस फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक में पुट अप करेंगे तो dq 0 हो जाएगा, du प्लस dw जब इधर शिफ्ट हो जाएगी तो dw इज इक्वल टू माइनस du। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सिस्टम के लिए प्राप्त कार्य जो है आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होगा, क्योंकि माइनस चार्ज है, मीन्स इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो किया गया कार्य जो है वो इंटरनल एनर्जी में कमी के इक्वल होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। आप सभी जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन होगी तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फाई du इज इक्वल टू कॉस 0। स्टेट फंक्शन होने के कारण जब हम एक साइक्लिक प्रोसेस कराते हैं, ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस कराते हैं तो साइक्लिक प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है। तो फॉर्मूला हमारा फर्स्ट लॉ का क्या था, फाई डी
क्यू इज इक्वल टू फाई डी यू प्लस फाई डी डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा फाई डी क्यू इज इक्वल टू, ये हमारी वैल्यू 0 है तो 0 प्लस फाई डी डब्ल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है, जो प्राप्त कार्य है, साइक्लिक प्रोसेस में जो प्राप्त कार्य है वो अवशोषित एब्जॉर्ब्ड ऊष्मा के बराबर होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि यदि जो हमारा सिस्टम है, यदि उस सिस्टम में गैस हो, ठीक है, जो हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, यदि उस सिस्टम में क्या भरी हो, गैस भरी हो, ठीक है, तो यदि हमारे सिस्टम में गैस भरी हुई है और जब हम इसमें क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, जब हम इस सिस्टम में प्रेशर डालेंगे तो ये जो गैस होती है इस प्रेशर के अपोजिट काम करती है, मतलब अपोजिट दिशा में क्या करती है, मूवमेंट करती है। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में सपोज हमने गैस भरी है और यदि हम इस गैस के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर डालने के दौरान इस गैस का जो मूवमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर गैस का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीन्स वॉल्यूम मीन्स डीवी, डीवी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। ये जानते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का रूल लगाएंगे। तो क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का रूल, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, अब यदि हमने कहा कि इस हमारे सिस्टम में गैस भरी है, ठीक है, जहाँ हम प्रेशर लगा रहे हैं तो ये गैस अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, जिसके कारण इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम इस सिस्टम को बंद कर दें, सिस्टम को यदि हम बंद कर दें, मतलब एक क्लोज सिस्टम में ये काम कराएं, तो वॉल्यूम चेंज होगी क्या, नहीं होगी। वॉल्यूम वहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू 0। तो ये हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सिस्टम को दी गई ऊष्मा उसके इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होती है। ठीक है, तो ये था हमारा इक्वेशन 4। क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष देखा कि यदि हम एडियाबैटिक प्रोसेस कराएं तो हमारी ऊष्मा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। दूसरे में देखा कि यदि इंटरनल एनर्जी क्या है, हमारी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन होने के कारण जब हम एक साइक्लिक प्रोसेस कराएंगे तो उस दौरान क्या होगी, देख लीजिए, यदि हम साइक्लिक प्रोसेस कराते हैं तो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन कांस्टेंट रहता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि यदि सिस्टम में हमारी गैस भरी हो तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन उसी सिस्टम को यदि हम एक क्लोज कंटेनर में कराएं तो वॉल्यूम में परिवर्तन 0 होगा। क्लियर है? अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम के कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, अब वो सीमाएं क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट, यह हीट फ्लो का डायरेक्शन नहीं बता सकती। इसका मतलब जो ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा का जो प्रवाह होता है उस ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को यह नहीं समझा सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से यह ज्ञात नहीं होता कि हीट को किस लिमिट तक वर्क में बदला जा सकता है। तो हमारा जो पहला नियम है वो यह समझाने में फेल है कि हीट को, ऊष्मा को हम किस हद तक, किस लिमिट तक उसे हम कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। और तीसरा लिमिटेशन ये आता है कि यह लॉ किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये कुछ सीमाएं हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेन करने में
फेल है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड उसके डेरिवेशन। थैंक यू।